वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आओ समझें विज्ञान। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए इकाई या पाठ 2, रेशों से वस्त्रों तक, इसके संबंध में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अभ्यास के रूप में इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर नोटिफिकेशंस के माध्यम से मिलती रहें। और साथियों, यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे, पसंद आए, तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह जो वीडियो बनाया गया है बच्चों की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। और इस समय कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, विद्यालय बंद चल रहे हैं, तो बच्चों को ये सामग्री आसानी से मिल सके और उन्हें इसका पूरा लाभ हो जाए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं ऊंट तथा याक, एल्बेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर साथियों ये सभी जंतु ऊन धारण करने वाले हैं, तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक। तो ये शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस पे आप टिक कर लीजिएगा दूसरे खा में, तो शाकाहारी हो गए। भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल और गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है अभिमार्जन, संसाधन, कटाई तथा छटाई, रेलिंग। तो यहाँ पर अभिमार्जन होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। और रेशम है जंतु रेशे, पादप रेशे, उपरोक्त सभी मानव निर्मित रेशे। तो रेशम जंतु रेशे हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों की त्वचा से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा का कार्य करती है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान कहलाता है। प्यूमा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कहलाती है। रेशम उद्योग के कारीगर नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो ये साथियों इसमें ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों की त्वचा बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान को सेरीकल्चर कहते हैं। प्यूमा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कोकून कहलाती है। रेशम उद्योग के कारीगर एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। सिल्क या धागा प्राप्त करने के लिए प्यूमा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबालते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन
में जो आपका है क्वेश्चन, कश्मीर बकरी के बालों से पश्मीना ऊन सालें बनाई जाती हैं, करेक्ट है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये कभी भी इसको भेड़ों के बालों को काट सकते हैं जब बड़े हो जाते हैं। अच्छी नस्लों की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है, ये सही है। सिल्क या का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूमा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाल दिया जाता है, ये करेक्ट है। रेशम कीट के अंडे से प्यूमा निकलते हैं, ये गलत है। वाक्य स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान कीजिए। यहाँ पर साथियों सही जोड़े बनाने हैं। दोनों स्तंभों में से जो एक दूसरे से मेल खाता है उसे सुमेलित करना है, मिलाना है। अभिमार्जन, कोकून, याक, सहतूत की पत्तियाँ, रीलिंग। अभिमार्जन काटी गई ऊन की सफाई, काटी गई ऊन की सफाई अभिमार्जन कहलाती है। और कोकून रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक ऊन देने वाला जंतु है। सहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन है। रीलिंग रेशम के रेशों का संसाधन है। तो इस प्रकार से हम मिलान करके उसको एक दूसरे के सामने करेक्ट लिख लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम भूरे रेशों को ऊन कहा जाता है। भेड़ के अलावा बकरी, याक, एल्पैका आदि से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्ल के नाम लिखिए। ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें निम्नलिखित हैं, जैसे बाखरवाल, रामपुर बुशायर, नाली, लोही, मारवाड़ी, पाटनवाड़। यह भारतीय नस्लें हैं जो ऊन प्रदान करने वाली भेड़ें हैं। वर्णनात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं। जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? ऊनी वस्त्रों का प्रयोग जाड़ों में ठंड से बचने के लिए किया जाता है। ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने से शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण बताइए। रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री यानी 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। और विद्यार्थियों, ये नोट्स भी आप बनाते जाइएगा ताकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जो आप सारे पाठ में पढ़ने के बाद सारांश निकलने के बाद ये अंतिम अभ्यास होते हैं, उसी के प्रश्नों का जवाब है। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। रेशम कीटों से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। ऊन का उपयोग ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम का उपयोग हल्के मुलायम वस्त्र तथा पैरासूट बनाने में किया जाता है।
भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के लिए विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। चरण एक, चरण फर्स्ट क्या कहता है? स्टेप वन, भेड़ों के बालों की कटाई। मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है। अभिमार्जन सेकंड स्टेप है। कटाई के बाद रेशों को अच्छी तरह पानी की टंकियों में धोया जाता है। छटाई, अच्छे रोएदार रेशों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग किया जाता है। चौथा स्टेप, रेशों को सुखाकर छोटे छोटे कोमल व खुले हुए रेशों को उनके धागों के रूप में कताई की जाती है। स्टेप नंबर 5, रंगाई। कताई से प्राप्त ऊन के धागों में विविधता पैदा करने के लिए रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। स्टेप नंबर 6, ऊनी धागा बनाना अंतिम चरण है। रंगाई के पश्चात इन रेशों को सुलझा कर सीधा किया जाता है और फिर लपेट कर धागा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको देखिएगा साथियों अच्छे से। यह आपका रेशम कीट का लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, जहाँ ये वयस्क रेशम कीट पहले क्या करता है, यहाँ से ये पत्तियों के बाद ये आपका अंडे, अंडे के बाद लार्वा, लार्वा के बाद ये आपका कोया या कोकून, और ये कोया कोकून से निकल करके क्या करता है, वयस्क रेशम कीट। तो ये इसकी स्टेप हैं और इन स्टेपों से ये रेशम कीट का जीवन चक्र पूरा होता है। रेशम कीट की शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है जो उन पत्तियों की निचली सतह पर चिपक जाते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं जो पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। इन कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इस बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन्हें कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकलकर अपना जीवन चक्र आरंभ करते हैं। तो यह अंतिम क्वेश्चन था इस पाठ का, रेशों से वस्त्र तक। और यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो अंत में लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि इस पाठ की संपूर्ण जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।